हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट मैथ्स का फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे जो कि अभी अगस्त 2023 में पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो हमें बताना है कौन कौन से 3D शेप में है। तो देखिए इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, घन घनाभ गोला और बेलन, ये क्या है, सब 3D शेप में है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला। कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज में आपने देखा है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन एंगल 90 नहीं होता है, जबकि आयत में भुजाएं बराबर होती है और एंगल भी 90 होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो कितने कितने हो जाएंगे, 90 90, क्योंकि इसके अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो अगर इसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे तो आयत हो जाएगा, तो ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वो एक आयत बन जाती है। आपने क्लास 8th में पढ़ा है, पतंग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है। एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है पतंग। तो समूह कोण बराबर हो तो आयत बन जाता है। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, क्योंकि समूह कोण बराबर होने पर आयत ये नहीं बनेगा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। तो ये आंसर भी हमारा सही है, क्योंकि आयत इस तरह से होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एंगल 90 होता है। ठीक है, और वर्ग में भुजाएं भी बराबर होती है और एंगल भी 90 होता है। तो अगर इसकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग जो है आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके सभी गुण इसमें होते हैं। देखिए, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, साइड से इक्वल हैं, तो इसकी भी इक्वल है। ठीक, इसका एंगल 90 है तो इसका एंगल भी 90 है। तो हम कह सकते हैं जितने भी वर्ग होते हैं सबके सब आयत होते हैं, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टी को वर्ग फॉलो करता है। जबकि आयत वर्ग नहीं कहेंगे हम, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जबकि ये जो है इसकी सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक, तो ये भी तीसरा आंसर भी सही है। चौथा, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। समचतुर्भुज हमारा कुछ इस तरह से होता है, रोम्बस, साइड, ये सब साइड तो इसके इक्वल होते हैं लेकिन एंगल 90 नहीं होता है, जबकि वर्ग में साइड भी इक्वल होते हैं तो एंगल भी 90 होता है, और सभी कोण बराबर हो तो वर्ग बन जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा, सही नहीं है। तो एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो आयत बन जाता है, तो सेकंड वाला हो जाएगा, ये सही नहीं है। थर्ड वाला देखिए, एक तालिका दी हुई है, यहाँ रक्त समूह दिया हुआ है और दूसरा विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो मैं बताना है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे ज्यादा रक्त समूह कौन सा वाला है, ओ वाला है, 12, और सबसे कम रक्त समूह AB 3। इसका रेशियो देखो कितना होगा, 4 3 12, 4:1। तो इसका आंसर फोर्थ वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोले। एक पैटर्न देते हैं हमको, 1 6 15 45 66 और 91। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखो, अगर इसका डिफरेंट देखें हम तो 5 9 और 6 15, और ये कितना आ रहा है, 1 21, ये 5 8 में से 6 गया 2। तो देखिए यहाँ पे 4 4 का डिफरेंट आ रहा है ना, 4 4 का डिफरेंट आ रहा है। तो 1 और 5 6, 9 और 6 15। तो यहाँ पे अगला कितना होगा, 13, क्योंकि 4 4 का डिफरेंट है। 5 4 9 4 13, इसको ऐड कर लो, 5 3 8, 1 और 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो इसका थर्ड वाला पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, अम्बिनी 36 सर्वसंग वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वो इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार से कितने आयत बना सकती है। तो 36 सर्वसम वर्ग है, उससे आयत बनाना है, तो वर्ग से आयत बनाने हैं ना, और पूछ रहा है कितने आयत बना सकते हैं हम। तो देखिए, एक तो हम बना सकते हैं 1 × 36। ठीक है, 1 इसकी यहाँ लंबाई हो जाएगी और 36 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो ये होगी, ये 1 और ये 36। ठीक है, और दूसरा हम बना सकते हैं 2 × 36। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी, सॉरी 18 2 36 ना, और ये लेंथ हो जाएगी 18। ऐसे हम बना सकते हैं 3 × 6, 3 × 6, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ है। ठीक, 3 × 6, एंड हम लिख सकते हैं 4 × 4 कितना, 9 × 36। ठीक है, और 6 × 36, 6 × 6। अब ये तो हमारा वर्ग बनेगा ना, लेकिन हमें पता है कि सभी वर्ग भी एक आयत होते हैं, तो 6 × 6 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इसके कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 5 तरीके, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आपका 36 क्वेश्चन है। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पूर्ण संख्या आपको पता है 0 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्या होती हैं।
100 में पूर्ण संख्या जोड़ रहे हो आप, 100 में मान लेते हैं 100 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 100, और 100 में 100 घटा भी रहे हैं तो कितना आएगा 100 ही आएगा, और इनका योग कितना आ रहा है 200। कोई और संख्या देख लो, माना 3 ले लेते हैं हम, तो 100 में 3 जोड़ो तो 103, और 100 में 3 घटा लो तो 97, तो इनका ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 200 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 200। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक हमको सीरीज दे रखी है कुछ ऐसे 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल बोल रहा है, विषम संख्या पदों का योगफल बोल रहा है। तो अब देखिए, अब मैं केवल 5 लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा है विषम अंक है। ठीक, एक ही अंक की बात कर रहे हैं ना। अब इसका अगर हम योग करते तो 5 ही आएगा। अब मैं सम स्थान लेता हूँ, 2 ले रहा हूँ। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, योग करेंगे हम 0 आ जाएगा। अब विषम स्थान ले रहा हूँ मैं, तो 5 - 5 + 5, तो इसका योग करेंगे हम कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब ऐसी सम स्थान तक ले रहा हूँ मैं, -5 + 5 + 5 - 5, तो कितना आ जाएगा 0। तो हमें विषम संख्या पदों का योग बोला है, तो विषम संख्या पदों का योग कितना आ रहा है 5, जबकि सम संख्या पदों का योग 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 38 देखिए, कौन सी संख्या व्यवस्था संख्याओं के अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है संख्याओं का, तो इसका आ जाएगा देखिए 10.5, फिर 1.5, सबसे बड़ा तो यही होगा, फिर 1.5, फिर इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, ये 1.50 लिख सकते हैं ना, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो 1.55, फिर 1.5, फिर 1.05, 0.155, तो इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। तो 3630, तो 3 9 3 12, तो 9, तो कौन गुणनखंड नहीं है इसका 9, क्योंकि इसका अंकों का योग कितना आ रहा है 12, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 का भागा नहीं जाता है, जबकि 11 का भागा भी इसमें जाता है। इसका योग करो 11 6, और इसका योग करो 3 3 6, तो इसमें से इसको हटाओ 0। या तो इसको विषम संख्या का योग और सम संख्या को या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तब वो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ 0 आ रहा ना, तो 11 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, क्योंकि 6 3 9 3 12, 12 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से भी ये कटेगा, और 5 से भी कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। तो गुणनखंड कौन नहीं है 9। 100 लाख को निम्न रूप से जाना जाता है। तो 100 लाख कितना होता है 1 करोड़। ठीक, तो 100 लाख को कितना लिखते हैं हम 1 करोड़, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 45। प्रियदर्शिनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो अब कुछ इसने ग्राम में दे रखा है, कुछ किलोग्राम में दे रखा है ना, तो हम सबको ऐसा करते हैं ग्राम में बदल लेते हैं। 4.5 केजी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाएगा, सॉरी 1000 से, तो ये आ जाएगा 4800 ग्राम इसके बादाम हो गए। ठीक है, एंड 2500 ग्राम इसने दे रखा है किशमिश, एंड 3.5 केजी काजू, तो 3500 ग्राम के काजू हो गए। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम, 5 5 10 और 18, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इतने ग्राम के टोटल पैकेट बना लिए, मिश्रण हो गया। ठीक, अब बराबर 3 दर्जन पैकेट में बांटना है, तो प्रत्येक का भार क्या होगा। अब ये कह रहा है 3 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं ना, तो 3 दर्जन में कितना हो गया 12 36, तो 36 का भागा इसमें दे दो, तो कितना आएगा 36 108, तो 300 300 ग्राम में बांट देंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखते हैं 42। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी 5 सेंटीमीटर, और यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, मतलब 10 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 5 बच्चे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 ये कितना गुना ज्यादा है 4 गुना, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल इससे 4 गुना ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट 43। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह में चयन कीजिए, तो हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 1/4 से बड़ा है 1/3 से बड़ा है 1/2। देखिए किसी के आप 1/4 हिस्से करते हैं, या किसी के आप 1/3 हिस्से करते हैं, तो किसी के आप 1/2 हिस्से करते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, ये तो बड़ा होगा ना। या फिर आप भाग करके भी देख लो, देखिए 4 दूना 8, 3 तिया 9,
आ जाएगा 0.3 एंड ये आ जाएगा 0.5, तो 0.5 बड़ा होगा, तो इसका आंसर सेकंड वाला हो गया। 44 है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, दो 1 रुपए के सिक्के और उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, दो 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है? तो साबुन है 10 रुपए का, 10 रुपए का साबुन है, 5 रुपए का एक सिक्का है, तो 5 रुपए का एक सिक्का है, तो इसका मूल्य 5 रुपया हो गया, ठीक है। एंड 2 रुपए का एक सिक्का, तो 2 रुपए का भी एक ही सिक्का है, इसका मूल्य भी 2 रुपया हो गया। एंड 5 50 पैसे के सिक्के, 5 कितने के सिक्के हैं? 50 पैसे के, तो 250 पैसा हो गया, ठीक है। 250 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 रुपीज, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे हो गए ना, तो इतने पैसे हो टोटल, इतने रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए इसके पास? 5 2 7 2 9, 9.5 रुपये हो गए। अब उसको 10 रुपए चाहिए साबुन खरीदने के लिए, तो कितनी धनराशि और चाहिए? 0.5 रुपये और चाहिए उसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.50, तो थर्ड वाला। 45 देखते हैं। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करी और उसी दिन 21:15 बजे यात्रा समाप्त करी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, तो रूबीना 16:50, तो 16 कितना होता है? 4:50 PM। 4 PM पे उसने यात्रा शुरू करी और 21:15, 21 कितना हुआ? 18 19 20 21, तो 9:15 PM पे उसने यात्रा समाप्त कर दी। तो पूरा समय निकालना है। देखिए 5 बजे से लगाते हैं, 5 4 9 6 7 8 9, 4 घंटे तो ये हो गए, 4 घंटे और 15 मिनट ये एक्स्ट्रा है और 10 मिनट यहाँ भी एक्स्ट्रा है, तो 10 मिनट इसको भी ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 4 घंटे 25 मिनट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। आपका देखिए 46 क्वेश्चन है। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। तो क्या कर रही है? गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए गतिविधि करवा रही क्लास में, तो उसने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी गणितीय गतिविधियां करते हैं, तो ये भी सही है। वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ये अनुचित है ना, किसी की प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकते हम कि वो अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो ये इसका और पढ़ लेते हैं अभी आगे। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उसके योगदान की वीडियो दिखाती है, तो ये भी सही है। वो कक्षा में गणितीय पहले और जातीय वर्ग हल करने के लिए देती है, तो इसका जो सही नहीं है वो आ जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं 47। कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो गणित की प्रकृति के बारे में बताना है कौन सा सबसे सही है। तो बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, ये भी सही है। बच्चे की कल्पना पोषित करने में, ये भी सही है, कल्पना को भी पोषित करता है। निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है, ये भी सही है। हमेशा अभिसारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अभिसारी ऐसा नहीं कह सकते कि गणित की प्रकृति हमेशा अभिसारी होती है, ठीक। तो ए बी सी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ए बी और सी। नेक्स्ट देखिए, किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो किसने किया? आर्यभट्ट ने, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और उन पहाड़ों पर श्यामपट्ट पर लिखने को पूरा कहा, तो ये भी निर्माण स्वयं कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि रटे हो सकते हैं ऐसे पहाड़े, उनको रटे होंगे ना, वही उन्होंने लिख दिया, तो नए ज्ञान का निर्माण तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को उच्च स्वर में पढ़ रहा है और बाकी उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर रहे हैं तो ये भी वही बात होगी। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी और व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इसका उपयोग गुणन के पैटर्न पर खोज रहे हैं, तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इससे उनको ज्ञान का निर्माण होगा। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए पर केजी बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपए लिए, जो इसने 6 + 6 + 6 + 3 के रूप में दिखाया। सब्जी बेचने वाला द्वारा प्रयोग लाए गए इस गणितीय कौशल में कौन सा कथन सही है? जो गणितीय कौशल अस्पष्ट है, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, अस्पष्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि गणितीय कौशल विकसित हो जाएंगे ऐसे इसमें इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 51। कौन सा कथन सही नहीं है? तुम्हें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला है विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए और त्रुटि को इशारा करके उन्हें प्रेरणाहीन करेगा।
तो ये सही नहीं लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं और भी। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, तो ये भी सही है। सही नहीं है पूछा, ठीक है ना, तो ये सही है। अधिगम का हिस्सा होती है त्रुटियां, ये भी सही है। पाठ योजना मदद करती है, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को पाठ योजना मदद करती है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करता है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो एक तो होता है मानक संदर्भित आकलन, दूसरा होता है मानदंड संदर्भित आकलन। तो मानक संदर्भित आकलन में कंपेयर किया जाता है, जैसे 3-4 लोग हैं, 3-4 छात्र हैं, तो एक छात्र की अन्य से कंपेयर की जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कोई प्रतियोगिता है, दौड़ प्रतियोगिता है ना, तो कोई फर्स्ट आया तो उसमें कंपेयर की जाती है कि वो सेकंड वाले से कितने समय कम लिया इसने, या थर्ड वाले से कितना समय कम लिया था, इससे इसने कितना समय कम लिया, या सेकंड वाले ने इससे कितना समय कम लिया। तो इसमें कंपेयर की जाती है अन्य से, मानक संदर्भित आकलन में। जबकि मानदंड संदर्भित आकलन होता है जिसमें कुछ मानक पहले से निर्धारित किए जाते हैं। जैसे विद्यालय में निर्धारित होता है कि 33% में पास होना है, या फिर 60% में फर्स्ट डिवीजन आएगी, तो ये मानक पहले से निर्धारित होते हैं। तो इसका आंसर इसमें तो देखिए, प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा है, कंपेयर बता रहा है ना, तो इसका जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है फोर्थ वाला लग रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्योंकि मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक। तो इसका आंसर ज्यादा चांसेस फोर्थ वाले के लग रहे हैं, क्योंकि मानक संदर्भित परीक्षण में ये तो बताता ही है, और ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। तो ज्यादा चांसेस इसके फोर्थ वाले के लग रहे हैं। 53 देखिए, अधिक लंबा, कम लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। तो ये अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणा है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि प्री नंबर में बताते हैं कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये लंबा है या छोटा है, दूर समीप आदि के लिए हम प्री नंबर अवधारणाएं यूज करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। गणितीय अधिगम सामग्री, तो देखिए, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, और कक्षा में वातावरण का निर्माण करती है। तो सूत्र की में शिक्षकों की मदद करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद नहीं करती अधिगम सामग्री। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, तो ये सही हो गया, क्योंकि शिक्षक सामग्री से छात्र स्वयं भी सीखते हैं, इसीलिए हम शिक्षक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग किए जाने की बात की जाती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को निर्देश देने की बात करते हैं ना अधिगम सामग्री, तो ये भी सही नहीं होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, तो अधिगम वातावरण, इससे अधिगम सामग्री से अधिगम वातावरण का निर्माण होता है। तो इसका डी भी सही हो गया और बी सही, बी और डी ये हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर। पचपन क्वेश्चन देखिए, 55वां क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 एंड 4/3 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयोगी तरीका है? तो पहला कैलकुलेटर का उपयोग, दूसरा विभाजन विधि का प्रयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, तो भिन्न डिस्क के द्वारा हम उसमें तुल्यता संबंध कर सकते हैं, जबकि कैलकुलेटर, विभाजन, लघुत्तम समापवर्तक एक ही मेथड है, ये पुस्तक आधारित विधि है ना, तो सब एक जैसी है, और ये क्या है, भिन्न डिस्क में हम इसमें तुल्यता संबंध ज्यादा उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, तो रोल प्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को व्यस्त करना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन। तो इसका थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि रोल प्ले द्वारा छात्र अपने को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना होगा नहीं, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को मनोरंजन करना, इनमें सबसे अप्रोप्रिएट ये वाला है, तो बच्चों का बहिर्वेशन। 57 देखिए, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबिटाइजिंग। तो सबिटाइजिंग क्या होता है, जिसमें छात्र, एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र बिना नंबर की गणना किए गए नंबर बताते हैं कि कितने नंबर हैं, ठीक। सबिटाइजिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, विद्यार्थियों की संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 घटाने के लिए करता है। तो इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। देखिए, तीनों एक ही जैसे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो इसमें क्या बिना गिने, क्या बता दे रहा हूँ, बिना गिने कि कितने डॉट्स हैं, तो इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 58। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे उपयुक्त कारण बताना है। पहला है लड़कियों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, क्षमताएं जन्मजात ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों में गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रचलित भय के कारण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, तो ये भी गलत बात है। ठीक है ना, अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान है, ऐसा नहीं कह सकते हम। समाज की लिंग संबंधी धारणा इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ओर ज्यादा नवीन कार्यविधि का उपयोग करते हैं और बेहतर अवधारणा समझ होती है, इसलिए उनमें बेहतर अवधारणा समझ होती है। तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि समाज की अवधारणा ही है जो ये बताती है कि लड़के इस चीज में उपयुक्त होते हैं या लड़कियां इस चीज में उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 59 देखिए, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को कक्षा में अन्य विषय में पढ़ते हैं और उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? पहला है गणित प्राकृतिक अवधारणा को अमूर्त प्रकृति, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, और गणित में किसी समस्या हल करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। तो इसका आंसर आ जाएगा अमूर्त प्रकृति। ठीक है, प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। अमूर्त चिंतन मतलब जैसे हमारे जो विचार होते हैं इसमें ये क्या आ जाते हैं? अमूर्त प्रकृति के। तो इसका सबसे आंसर भाई को कौन सा बढ़ाता है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं 60। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होंगी, तो कम, सरल, मजबूत और हतोत्साही। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक।